देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इवन अगर फ़िलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाले फ्यूचर या अभी भी अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस जो कूलम्स लॉ में फोर्स के ऊपर करने चाहिए थे उसको मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड किया कि पहले ये पूरा टॉपिक करने के बाद हम लोग बहुत लंबे टाइम तक इस पे रुके रहेंगे। बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग टाइप के सिचुएशन देखेंगे कि फील्ड किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से और इसको पर्टिकुलरली समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें बेसिकली कहने की कोशिश हो क्या रही है, हम कितना उसको समझ पाते हैं। ठीक है, तो उसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंगली दे लेते हैं कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। इसका मीनिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कई बार चार्ज मिलेगा, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है। तो ऐसे सिनेरियो को जहाँ पर चार्ज कोई कहीं रखा है, कोई कहीं रखा है, इस तरीके से ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक चार्ज यहाँ रखा है, कोई चार्ज यहाँ है, कोई चार्ज यहाँ है, कुछ अमाउंट चार्ज का यहाँ रखा हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्क्रीट फॉर्म में चार्ज रखा हुआ है। लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर हमें एक पूरी की पूरी प्लेट दे दी जाए और ये कहे कि उस पर पूरी तरीके से हर पॉइंट पे कहीं भी चले जाओ, एक पर्टिकुलर हर पॉइंट पे कोई ना कोई चार्ज आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या था कि यहाँ इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पे शायद कोई भी चार्ज नहीं रखा है। तो इस ऐसी सिचुएशन को मैंने क्या कहा कि ये सारे के सारे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहीं भी उंगली रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, चार्ज मेरे को वहाँ पर हमेशा मिलेगा। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 4 गिलास पानी है, आपने एक गिलास में रख के यहाँ रख दिया एक में, तो आप कह सकते हो कि एक पानी, थोड़ा सा पानी यहाँ पर है, थोड़ा सा पानी यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है, या फिर इनको मान लीजिए एक होल है या गड्ढे हैं किसी भी उसमें, तो थोड़ा सा इस गड्ढे में पानी पड़ा, थोड़ा सा इसमें, बाकी इस एरिया में पानी नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा, डिस्क्रीटली फैला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर मैं एक तालाब को देखता हूँ तो उसके हर पोर्शन में पानी कहीं ना कहीं अवेलेबल है, तो मैं क्या कहूँगा, वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इस कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की दो तरीके के हो सकते हैं। पहला कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो सकता है कि जो चार्ज है वो हर पॉइंट पे सेम ही हो, यहाँ भी उतना ही चार्ज है, आप कोई भी टुकड़ा इसका काटो तो आपको हमेशा इक्वल क्वांटिटी का चार्ज मिले। लेकिन एक दूसरे तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल इसको एनालॉगस देखते करके, आपने अगर मान लीजिए आपके पास ये केक का स्लाइस है, आपने अगर यहाँ से इसको काटा, बराबर चौड़ाई का लिया और यहाँ भी आपने बराबर ब्रेड्थ ली इसकी, अब आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ये भी ए है और ये भी आपकी लेंथ ए है, इन दोनों से अगर आपने इसको स्लाइस लिया तो यहाँ पर आपके पास स्लाइस में ज़्यादा ब्रेड आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ब्रेड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या कह सकता हूँ कि यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। जबकि यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर ठीक इसी तरीके से इसके विपरीत अगर मैं मान लीजिए ये लेता हूँ, इसके अपोजिटली कोई इस तरीके की लेता हूँ और सेम ऐसे ही इसको काटता हूँ, तो यहाँ पर ए, तो दोनों केसेस में मेरे पास सेम अमाउंट ऑफ केक ही आएगा। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या कह सकता हूँ, यूनिफॉर्म है। ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इसके अलावा भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में 3-4 चीज़ें हैं कि वॉल्यूम, सरफेस, लाइन, तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ेंगे जैसे ही प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो चीज़ है वो मेन फोकस हमारा किस चीज़ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी और एक अलग टाइप का। देखिए कैसे कॉम्प्लिकेशन, कैसे कॉम्प्लिकेशन, आप लोग छोटा सा चीज़ समझ के देखिएगा कि ये एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज आया, टेस्ट चार्ज इसको बोल देते हैं, वो आया Q1। ठीक है, Q1 चार्ज आया। अब देखिए अजीब, और एक फील्ड फोर्सेस की बात क्या है, फील्ड्स की बात क्या है, देखिए कमाल है कि ये
चार्ज जो है बिना इसके कांटेक्ट में आए, क्योंकि नॉर्मली हमें कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में ज़्यादा आइडिया रहता है, हमारा दिमाग उसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से परसीव कर लेता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है कि ये इसको बिना इसके कांटेक्ट में आए फिजिकली, इसको ये इंटरेक्ट करेगा, या तो इसको रिपेल करेगा या इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इसको कर किस तरीके से पा रहा है, कैसे कर पा रहा है इसको अट्रैक्ट या रिपेल। इसकी वजह बेसिकली क्या है कि ऐसा अज्यूम या ऐसा चीज़ है कि अज्यूम इन द सेंस कि ऐसी चीज़ है कि इसके आसपास इसने एक फील्ड जनरेट किया हुआ है, इसकी विजिनिटी इसके आसपास। उस पर्टिकुलर फील्ड में आते ही इस चार्ज को एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन या रिपल्शन एक महसूस होगा। किसकी वजह से? इस पर्टिकुलर फील्ड की वजह से। और वो पर्टिकुलर फील्ड किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। इस चार्ज के आसपास हमेशा एक फील्ड रहेगा जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस रेंज में आते ही इसको एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है वो इसको फील होगा, ठीक है। अब जब ये चार्ज को एक दो ही पॉइंट देखने के हैं, इसको दूसरे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले फर्दर सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। अभी के लिए अगर मैं मान लो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ मूव करवा देता हूँ इसी चार्ज को, क्यू को, तो छोटी सी बात एक चीज़ समझ में आती है कि क्या ये फील्ड भी इसके साथ मूव कर जाएगा, इमीडिएटली मूव कर जाएगा, टाइम लेगा, किस तरीके के सिनेरियो है। तो बात सबसे पहली ये है कि आप जब इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाओगे तो ये जो फील्ड है ये इसके साथ मूव करेगा, मगर इंस्टेंटली नहीं, तभी नहीं, ये थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि जिस भी स्पीड से ये आएगा, ये फील्ड इसकी तरफ आएगा, उसकी एक स्पीड भले ही बहुत ज़्यादा लेकिन फिर भी फाइनाइट स्पीड है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं देखूं ये बहुत ज़्यादा है मगर फिर भी फाइनाइट है। तो चलिए फर्दर इसके बारे में बात करेंगे आगे चल करके। तो कहने का दूसरा तात्पर्य ये था कि तुरंत ये यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, इसको कुछ टाइम लगेगा, भले ही कितनी भी स्पीड से आए फिर भी कोई ना कोई अमाउंट ऑफ टाइम इसको यहाँ से यहाँ प्रोपेगेट करने में लगेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये होगी, पहला हमारे पास सबसे पहली चीज़ है बेसिक सीखने की अभी हाल फिलहाल, कि ये फील्ड एक्चुअल में है क्या। फील्ड देखिए एक टाइप का फोर्स है। फोर्स क्या? जब तक ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो इसको एक तरीके का फोर्स महसूस होगा। वो फोर्स मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। अब जब वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक यूनिट चार्ज ले लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक छोटा सिनेरियो देखने की कोशिश करते हैं, शायद उससे थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आपके पास ये एक एरिया है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और यहाँ पर कुछ डिस्क्रीट पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर मैं डिफाइन करता हूँ 30 डिग्री है, यहाँ पर 32, यहाँ पर 31, 39, 28। ये इन पॉइंट्स पे टेम्परेचर है, ठीक है, 30 डिग्री, 32 डिग्री। अब ये क्या, मैंने थर्मोमीटर लिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर रखा थर्मोमीटर को, यहाँ मेरे को लगा दिया 30 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ गया। इस तरीके से मैंने हर पॉइंट को एक टेम्परेचर से असाइन कर दिया थर्मामीटर से, जो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर। अब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, थोड़ी देर रुकेगा, तो थोड़ी देर बाद मुझे पता है कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाएगा या 32 डिग्री हो जाएगा, जहाँ पर भी उसकी पोजीशन होगी। तो अब इससे हमारे पास एक सहूलियत है कि हमें ये पता है कि इस पॉइंट पे आते ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ये टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक फील्ड के बारे में जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q1, और इसको अलग अलग जगह अगर हम लोग रख के देखेंगे
मान लीजिए कि यहाँ रख के देखा, फिर यहाँ रख के देखा, फिर यहाँ रख के देखा, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो निकलेगा कहाँ से, कूलम लॉ के थ्रू निकलेगा, कूलम लॉ से निकलेगा। और अगर ये फोर्स जो भी एक्सपीरियंस करेगा तो मैं उसको क्या कहूँगा कि यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर इतने न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पर ये, यहाँ पर इतना एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने की तरफ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, ठीक है, तो कूलम लॉ के तहत मुझे पता है कि इसके बीच में जो फोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, Q इंटू Q1 बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, तो Q से डिस्टेंस R पे मुझे पता है कि फोर्स कितना होगा, इतना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा Q1। ठीक है, अब Q1 इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अब अगर मान लीजिए मैं Q1 को एक यूनिट चार्ज ले लेता हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Q1 इज इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। तो इसको अगर मैं देखता हूँ इस तरीके से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, तो मेरे पास जो ये एक फोर्स निकल करके आ गया है। ठीक है, अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ देखिए, मैंने अब की बार जो है इससे डबल चार्ज लिया, डबल चार्ज लिया, Q1 था, अगर तो डबल चार्ज लूँगा तो इसके लिए मेरे को Q1 को कितना पुट करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि उस केस में F कितना होगा, F विल बी इक्वल टू 2, ये अगर F1 है तो 2F1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं मान लीजिए एक यूनिट टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ, उसके ऊपर हर पॉइंट पे जाके फोर्स देख लेता हूँ कि यहाँ इसके ऊपर कितना होगा, यहाँ इसके ऊपर कितना होगा, यहाँ इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो फाइनली होगा क्या कि मैं अगर मान लीजिए उस यूनिट चार्ज को रिप्लेस कर दूँ किसी पर्टिकुलर अमाउंट के साथ, मान लीजिए इसके 2 गुने के साथ कर लूँ या 3 गुने के साथ कर लूँ, तो इस फार्मूला से मुझे पता है कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर इवेंट, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये बता सकता हूँ कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि एक पर्टिकुलर यूनिट चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज, एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये बेसिकली क्या होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरीके से देखा जाए तो फोर्स ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ही है। कौन सा फोर्स, जो वो यूनिट चार्ज महसूस कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यूनिट चार्ज की बजाय डबल 2 यूनिट का चार्ज ले लूँगा तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हुआ चार्ज वो डबल हो जाएगा। अगर मैं हाफ ले लूँगा तो वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट समझने का इसमें थोड़ा सा क्या है कि हमने अब चार्जेस में से एक चार्ज को हटा दिया है। हमने कंसीडर कौन सा चार्ज किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस चार्ज को मैंने कंसीडर कर लिया है। दूसरे चार्ज को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, यूनिट टेस्ट चार्ज से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला क्या, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, F बाय वो जो यूनिट चार्ज मैंने लिया Q1 बाय Q1, ये आपके पास क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आपको फोर्स अगर पता है किसके ऊपर, इस Q1 के ऊपर, आप Q1 से इसको डिवाइड कर दो, Q1 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस चीज़ का मतलब बनता क्या है, इस चीज़ का क्या मीनिंग है। देखिए थोड़ा सा बार बार ये चीज़ आती है, तो इसीलिए इसको दोबारा से एक बार करने की कोशिश करूँगा, शायद अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ तो। आपके पास मान लीजिए एक टॉफ़ी की कीमत, एक टॉफ़ी की कीमत 3 रुपये है। ठीक है, 3 रुपये की आपने टॉफ़ी है, आपने के पास है कुल मिला करके मान लीजिए 3 रुपये कीमत है आपके पास, कुल मिला करके आपने क्या नाम है 20
टॉफ़ी है आपके पास 20 टॉफ़ी हैं। आपको कहा कि ये कितने रुपए में आई हैं, रुपए एक्सपेंड कितने किए हैं, रुपीज़ एक्सपेंडिचर वो कितना 60 रुपये है। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता कि टॉफ़ी की एक की कीमत कितनी है, 3 रुपये है या कितनी है। ठीक है ना, अभी मुझे ये पता था कि रुपीज़ में से मैंने टोटल तो रुपीज़ कितने किए, मैंने टोटल फोर्स तो मैं कितना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ 60 या टोटल रुपीज़, और मेरे पास टोटल चार्ज कितना या टॉफ़ी कितनी है 20। तो मेरे पास एक यूनिट मतलब एक टॉफ़ी क्या है, एक यूनिट है। एक यूनिट की कितनी कीमत होगी, एक टॉफ़ी अकेली कितनी कीमत है 3 रुपये। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हमने कोई भी एक पर्टिकुलर फोर्स एक पर्टिकुलर चार्ज लिया, उसको अभी दोबारा थोड़ा सा ध्यान में, इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक चार्ज लिया Q, उसकी विजिबिलिटी में मैंने एक Q1 चार्ज लेके आया। मेरे पास फोर्स टोटल कितना है, फोर्स मेरे पास टोटल है F इजिकल टू K, मान लेता हूँ उस पूरे कॉन्स्टेंट को, Q1 बाई R स्क्वायर, जो इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं अगर पर यूनिट चार्ज मेरे को निकालना है, पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मतलब फोर्स की, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज बाय Q1। वो मैंने क्या कहा, ये जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब एक टॉफ़ी की कीमत, आपके पास टोटल फोर्स तो इस Q1 की जगह कुछ और बदल रखोगे तो फोर्स कुछ और हो जाएगा। Q1 की वैल्यू बदलती रहेगी, ये इन दोनों के बीच का फोर्स बदलता रहेगा। ठीक है, तो एक बेसिकली एक यूनिट निकालना, अगर जैसे आपने यूनिट निकाल ली, आपने क्या किया, यूनिट निकालने जब इस कॉन्टेक्स्ट में गए तो आप क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो यूनिट की फॉर्म में, कि एक पर्टिकुलर यूनिट चार्ज को कितना एक्सपीरियंस होगा फोर्स, वो कितना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो इससे क्या, अब आपने चार्ज बदला, 2 कूलम का लिया है, 3 का लिया है, 4 का लिया है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास एक यूनिट का पता है तो 2 का निकाल सकते हैं, हाफ का निकाल सकते हैं। ये आपके लिए पहला स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली देखने का ये था। अब थोड़ी सी बात इसके अलावा करेंगे यूनिट्स के बारे में, शायद उससे थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए, तो क्योंकि ये बहुत 2 कॉन्सेप्ट आगे चल करके इसी पे आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मोटा मोटी सी बात करते हैं। आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बाई Q। एक छोटी सी चीज़ और लिखी मिलेगी इसमें, वो क्या, लिमिट Q टेंड्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है, देखिए आपके पास एक चार्ज है, आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मेजर करना है। तो आपको जो नया चार्ज लोगे जो कि Q है, और ये आपका कैपिटल Q है मान लेते हैं, तो ये जो बड़ा चार्ज है जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उसके लिए क्या किया, पहली चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कौन करेगा, चार्ज बॉडी। तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए एक चार्ज। तो हमने एक चार्ज लिया, हम यहाँ पर एक न्यूट्रॉन लेके आए तो शायद वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा इसको फील्ड को, तो हमें उससे के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए थी, चार्ज चाहिए था। लेकिन चार्ज हो कितना बड़ा, चार्ज इतना छोटा हो कि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई या चेंज ना कर दे। ये हम लोग आगे आने वाले जैसे जैसे इसके साथ यूज टू होते जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में मॉडिफाई हो सकते हैं, किस तरीके की सिचुएशन आएगी। तो लेकिन हमें चार्ज इतना छोटा चाहिए कि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित ना करे, उसको अफेक्ट ना करे। इसकी वजह से होगा क्या कि इसके फील्ड को हम लोग काफ़ी हद तक सही तरीके से निकाल पाएंगे। हालांकि ये कोई ना कोई लेवल पे तो ज़रूर करेगा, लेकिन कम से कम करे, हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़, बेहतर कंडीशन वही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडिविजुअली चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं जब तक हमारे पास टेस्ट करने के लिए
एक ऐसी बॉडी ना हो जो इस फील्ड को एक्सपीरियंस कर सके, और वो एक्सपीरियंस कौन करेगी, दूसरी चार्ज बॉडी ही एक्सपीरियंस करेगी। जब वो चार्ज बॉडी इसके आसपास आएगी तो वो एक तरीके का फोर्स फील्ड करेगी। हम उस फोर्स को कैलकुलेट करके देखेंगे किससे, कूलम्स लॉ से। कूलम लॉ के बाद हम इसके आसपास के पूरे एरिया में बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इसकी वजह से कितना फोर्स कोई पर्टिकुलर यूनिट चार्ज महसूस करेगा। ठीक है, पहली बात ये। तो Q का 0 का मीनिंग यहाँ पर ये है कि कम से कम आपको रखना है Q की वैल्यू, और कुल मिलाकर के E का ये हमारे पास डेरिवेशन आ गया है। दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें एक चीज़ और है। अब टाइम के से पहले क्या था कि अभी ये जो चार्ज है इसके बारे में ये कहा गया, फेराड ने कहा कि ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ से चार्ज की लाइन सी अगर मैं एज्यूम करूँ, इसको अगर पिक्चर इसकी बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकल रहा हुआ, इनको बोला उसने फोर्स लाइन, मगर इसको करेक्ट करके क्या किया गया, फील्ड लाइंस, इनको बोलते हैं फील्ड लाइंस। ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी लाइंस मतलब इन द सेंस कि ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं निकल रही हैं, ये सिर्फ एक ड्राइंग या पिक्चर बनाने के लिए हमने इसको देखा है कि हाँ इस तरीके से चार्जेज में से इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ निकल रहा होगा। बेसिकली तो चार्ज जो है हर डायरेक्शन में हर पॉइंट से निकल रहा है, मतलब इसको मैं कितना भी डेंस करता चला जाऊँ, इस पर्टिकुलर चार्ज से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्राफिकली हम लोग पिक्चर में इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका यूज़ क्या है, बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इन लाइंस का यूज़ क्या है। तो इन लाइंस से देखिए 2-3 चीज़ें निकल कर आती हैं। पहली बात, ये आपका एक चार्ज है, यहाँ से एक लाइन निकली, आपने पर्टिकुलर एक रिंग लिया एक पर्टिकुलर रेडियस का, मान लीजिए वो 2 सेंटीमीटर की रेडियस है, 2 सेंटीमीटर रेडियस इसका, r इजिकल टू 2 सेंटीमीटर। ये आपने 2 रेडियस लिए हैं, 2 रिंग लिए हैं 2 सेंटीमीटर रेडियस के। आपने एक बार उस रेडियस को यहाँ रखा, उस रिंग को यहाँ रखा, उसमें से नंबर ऑफ लाइंस कितनी पार कर रही है, 4, और यहाँ पर जब रखा तो यहाँ पर 2 कर रही हैं। हम क्या देख पाते हैं इस चीज़ से, इसका आइडिया क्या लेते हैं, इससे हमें ये लगता है, हमें ये पता लगता है कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर रेडियस के थ्रू ये जो लाइंस निकल रही हैं, फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये हमें क्या बताएगी, इंटेंसिटी बताएगी उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर जगह पे कि कितनी इंटेंसिटी है। अगर ये नंबर ऑफ लाइंस सेम निकल रही हैं तो मैं क्या कहूँगा, नहीं ज़्यादा निकल रही है, सॉरी ज़्यादा निकल रही है, तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर जो है फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस जगह से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही निकल रही हैं। इनफैक्ट अगर मैं इसको इसी तरीके से देखूँ तो ये कह सकता हूँ शायद, लेकिन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इससे डबल है, दुगनी इंटेंसिटी है। तो इस तरीके से हम लोग एक मेजर पिक्चर बना के देखते हैं कि यहाँ पर इंटेंसिटी बताती है, जहाँ पर क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ पर इसका मतलब है इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा इंटेंसिटी है। हमें जब भी हम डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ हम लोग कंसीडर करेंगे। हम डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, हम आगे चल के 2-3 कॉन्फ़िगरेशन के डायग्राम देखेंगे कि जहाँ पर हमें दिखाना है कि फील्ड लाइंस ज़्यादा है पर्टिकुलर एरिया में, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, या फिर हमें इंटेंसिटी ज़्यादा पता है तो हमें फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनानी है, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि जो मैंने ये फील्ड लाइंस बनाई है, इसका अगर टेंजेंट लूँ, मान लीजिए, तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इसके साथ ही होगा इसी डायरेक्शन में, लेकिन कई बार क्या है कि फील्ड यूँ है, मान लो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन, इसका टेंजेंट ये है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका टेंजेंट ये है। तो इनका जब भी मैं टेंजेंट लूँगा तो क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके टेंजेंट के अकॉर्डिंगली फील्ड की डायरेक्शन होगी। जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन होगी। मायने
अगर मैंने वो यूनिट चार्ज जो मैं टेस्ट चार्ज लेके घूम रहा हूँ उसको मैंने यहाँ रख दिया, तो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ रख दिया तो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तीसरी बात है, डायरेक्शन किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब देखिए हमारे पास दो तरीके के चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास जो ये चार्ज है, जिसके ये है मान लीजिए प्लस क्यू, टेस्ट चार्ज को हम लोग फिक्स कर लेते हैं पॉजिटिव, जो कन्वेंशनली पॉजिटिव, ये क्यू आपके पास एक टेस्ट चार्ज है। अब आपको पता है कि जब भी ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इसको एक रिपल्शन मिलेगा, तो मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगा। तो इसके लिए पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस को क्या किया गया है, आउटवर्ड, आउटवर्ड दिखाते हैं। जब भी पॉजिटिव चार्ज से हम लोग क्या करेंगे, फील्ड लाइंस को निकालता हुआ दिखाएंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक क्यू चार्ज है जो नेगेटिव है, फिर से टेस्ट चार्ज की, क्योंकि हमने पोलैरिटी फिक्स कर ली है, प्लस क्यू है यहाँ पर, प्लस क्यू। इससे जब भी ये इसकी तरफ आएगा तो इसको एक पुल इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे, वो पॉजिटिव के केस में क्या होगा, आउटवर्ड। तो इसीलिए हम लोग आगे चल करके फर्दर कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हम लोग हमेशा क्या बोलते रहेंगे कि फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज है, ओहो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इसका आउटवर्ड है। इस आउटवर्ड की वजह क्या है, इस आउटवर्ड की, हमने जो कन्वेंशनल चार्ज लिया था, पॉजिटिव लिया था, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड लग रहा होगा, मतलब इससे दूर भेज रहा होगा, रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा। तो हमने इस तरीके से इसकी डिफाइन की है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पहली बात आउटवर्ड इनवर्ड साइन से डिसाइड हो जाएगी। पॉजिटिव है आउटवर्ड फील्ड रहेगा, नेगेटिव है इनवर्ड फील्ड रहेगा। उस पर्टिकुलर स्पेस में कहाँ पर जा रहा होगा चार्ज, वो टेंजेंट से पता लग जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमें तीन चीज़ें यहीं दे चुकी है। पहली क्या, इसकी जो एरो है वो हमें बताएगा कि चार्ज फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस चार्ज की वजह से हो रहा है, पहले तो ये बता सकते हैं आप लोग इसको देख करके। दूसरा, नंबर ऑफ लाइन की जो डेंसिटी है उससे ये पता लग सकता है कि कितनी इंटेंसिटी है, कहाँ पर ज़्यादा है फील्ड, कहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्योंकि हमें नेचुरली पता है कि देखिए यहाँ पर लाइनें पास पास हैं, क्योंकि चार्ज के पास सबसे ज़्यादा आर जो है वो कम है। धीरे धीरे करेंगे तो आर बढ़ता चला जाएगा जो रेसिप्रोकल में है, और फील्ड भी कम होता चला जाएगा, मतलब फोर्स भी कम होता चला जाएगा। तो दूसरी बात ये पता लग गई है। तीसरी बात ये है, टेंजेंट अगर हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि इस फील्ड के अलोंग इस टेंजेंट में ये डायरेक्शन उसकी चीज़ रहेगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, एक चीज़ पढ़ेंगे आप, कॉन्टिन्यूस लाइन्स हैं ये, मतलब इसके अंदर ब्रेक नहीं है। आप जब भी रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ब्रेक बीच में लाइंस में नहीं है। उसकी वजह क्या है, देखिए ब्रेक अगर आ गया बीच में तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है बीच में, और आगे चल करके फिर से फील्ड आ गया। तो बेसिकली क्या है कि चार्ज जो है, ये वाला जो चार्ज है वो अपने आसपास पूरे एरिया में फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया को छोड़ रहा है कि वहाँ पर फील्ड नहीं रखूँगा, मैं उसके आगे फर्दर जाऊँगा। तो ये लाइन्स हमेशा क्या रहेंगी, कॉन्टीन्यूस लाइन रहेंगी। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी इनके बीच में ये इस तरीके से ना होकर के ये लाइन्स रहेंगी आपकी कॉन्टीन्यूस। ठीक है, चार्ज की वजह से, चार्ज की वजह से आपके पास हमेशा कॉन्टीन्यूस लाइंस ही रहेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉन्टीन्यूस रहेगा। पहली अच्छा ये बातें हो गई है। अच्छा, दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी तो एक बेसिकली अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस मिल रही हैं। नेट जो फोर्स लगेगा किसी भी पार्टिकल के ऊपर वो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लीजिए मेरे पास दो रास्ते हैं, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पास दो रास्ते हैं, मेरे को एक ही रास्ते पे जाना है, मैं एक ही रास्ते पे जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि अच्छा आधा मैं इधर निकल जाऊँ आधा मैं इधर निकल जाऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब भी हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे, होगा क्या, जब भी हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे, मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है,
तो जब भी ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो इसके साथ होगा क्या, ये एक्सेलरेट होगा, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये ऐसा तो नहीं होगा कि ये दो जगहों में बढ़ जाएगा, ये एक पाथ को फॉलो करते हुए उस फोर्स के अलोंग चलता रहेगा कि हाँ मेरे साथ इस तरीके से फोर्स लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन आ जाएंगे। दो डायरेक्शन का मतलब क्या है कि पार्टिकल दो दिशाओं में जा रहा होगा, और ये पॉसिबल नहीं है। पार्टिकल जो है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, वो हमेशा एक ही लोकस बनाता हुआ चलेगा। तो कहने का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल पॉइंट क्या है, इनको ड्रॉ करने का वो टेक्निकल पॉइंट क्या है, उस टेक्निकल पॉइंट से सारी की सारी बातें निकल करके सामने आएंगी। क्या आपने देखिए यहाँ पर एक चार्ज लिया है Q, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा प्लस का Q। ये हमने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या कहा है कि इसको ये पॉजिटिव ही लेते हैं इसका चार्ज। तो इसके साथ क्या होगा कि ये देखिए हमने इसको बिल्कुल छोड़ दिया वहाँ पर कि भैया अब आपके ऊपर जैसा जैसा फोर्स लग रहा है उसकी तरीके से आप लोग चलते रहो। तो ये क्या करेगा कि मान लीजिए ये एक पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, पाथ फॉलो कर रहा है। अब इस पॉइंट पे आकर के ये जो लोकस है जो ये पाथ फॉलो करेगा, यही एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो ये इस दिशा में जा रहा होगा, यहाँ रख दूँ इस दिशा में जा रहा होगा, यहाँ इस दिशा में। तो इस तरीके से मैं अगर इन पूरे इसके पाथ को ट्रेस करके लाइनें बनाता रहूँ वहाँ पर, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मिलेंगी। और इसके साथ आपके 3-4 आंसर खत्म हो जाते हैं। पहली बात, आपने यहाँ रखा, इसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अडॉप्ट कर लिया, तो कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन आपने बना दी ये, ठीक है। फिर आपने ये रखा, इसने ये डायरेक्शन ले ली। फिर आपने यहाँ पर एक चार्ज रखा, इसने डायरेक्शन ये ले ली, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि इसके साथ चलते हुए कोई भी लाइन एक दूसरे को नहीं काट रही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि यहाँ से अब की बार तो ये रखा था तो इस डायरेक्शन में चला गया, अगली बार ऐसा करे कि ये यहाँ से घूमकर ऐसे निकल जाए, क्योंकि इसको तो हर बार उसी तरीके से बिहेव करना है, क्योंकि ये इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बार बार आ रहा है। तो ये जो डायरेक्शन आपको देगा वो क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट इससे समझ में क्या आता है, दूसरा पॉइंट क्या है, वो ये कि कॉन्टिन्यूस है। अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस होगी तो ये देखिए, ये मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि पहले तो इसने इसका लोकस की अगर बात करो तो चार्ज यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचा, उसके बाद बीच में गायब हो गया, फिर सीधा यहाँ कूद करके यहाँ आ गया। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये लाइनें कॉन्टिन्यूस होगी, जो भी इसका लोकस बनेगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसी जगहें नहीं रहेंगी बीच में, ऐसी जगहें नहीं रहेंगी जहाँ पर आपका फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेसिकली इन 3-4 चीज़ों के अलावा इनको एक फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा बेसिकली क्या है कि अब हम यहाँ पर अगले कुछ लेक्चर्स के लिए रुकेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास 3 और बचेंगे इसके अलावा, जहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। एक पोटेंशियल है, इसके अलावा एक हमारे पास गॉस लॉ है, और एक हमारे पास इसके अलावा क्या है, कैपेसिटर है। इन चैप्टर्स के अंदर अगर हम इजीली गोइंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स करके देखेंगे तो आई एम श्योर कि हमें एंड ऑफ द डे बहुत कंफर्टेबली हम लोग इस पूरे टॉपिक को, इन पूरे अगले आने वाले टॉपिक्स को भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर में थोड़ा टाइम भले ही लगे, लेकिन कुल मिलाकर के क्या है कि अब हमारे पास एक ऐसी पोजीशन आ चुकी है, शायद थोड़ा बहुत करके थोड़ा सा और उसको एक्सरसाइज करेंगे, हमारे पास ऐसी पोजीशन आ चुकी है कि हम ये जो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हमें यहाँ मिली है उसको अप्लाई करके देखने की कोशिश करें, ताकि हमें इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज हो। तो इसीलिए अब यहाँ पर रुक करके हम अगले आने वाले लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि ईजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।